हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कनाडा के विजिट वीज़ा के हवाले से। कौन कौन कनाडा का विजिट वीज़ा के लिए एलिजिबल है। रूटीन में अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सारे लोग कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये एक जनरल टर्म है, ब्रॉडर टर्म है। लेकिन अगर रियलिस्टिक व्यू में देखें इसको तो कनाडा का विजिट वीज़ा उसी बंदे को अप्लाई करना चाहिए जो उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। अब आपको भी पता है कि रिसेंटली कुछ 3 to 4 मंथ्स पहले जिस तरह से एक वाइब क्रिएट हुई थी कि कनाडा का विजिट वीज़ा जो है वो आपको घर में आके कैनेडियन एम्बेसी दे के जाएगी। आपने सिर्फ ये करना है, आपके पास सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है और आपको ये विजिट वीज़ा मिल जाएगा। अब उसके बाद जो है अब कुछ थोड़ा सा लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि ऐसा नहीं है। कनाडा हर एक को वीज़ा नहीं देगा, कनाडा वीज़ा उसी को देगा जिसकी प्रोफाइल अच्छी होगी। अब इस अच्छी प्रोफाइल में अगर कोई 1 लाख में 5-7 केसेस ऐसे निकल आते हैं जिनकी प्रोफाइल वाकई ही किसी ने और ने प्रिपेयर की है और उसको किसी फैक्चुअल और ग्राउंड्स की बजाय किसी और तरह के तरीकों से उस फाइल को तैयार किया है और उस बेस पे अगर किसी एक आध का वीज़ा लग गया है और उस बाकी हज़ारों के रिफ्यूज़ हुए हैं तो उसको ये ना समझा जाए कि ये जी इसका लग गया तो हमारा भी लग सकता है। और उसको मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं कि जी उसका लग गया, उसकी ना तो प्रोफाइल थी ना बैंक स्टेटमेंट थी, तो हमारे भी अप्लाई करें, हम कहीं और से करवा लेंगे। और फिर बहुत सारे लोगों ने इस तरह के ट्रेंड पे अपने रिफ्यूज़ल लिए हैं। अब रिफ्यूज़ल ऑलमोस्ट 95% रिफ्यूज़ल है। अब 95% रिफ्यूज़ल का मतलब आप समझते हैं कि कितने लोगों के वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि 1000-2000 बंदे ने अप्लाई किया था। उस टर्म में जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं या हमें जो ऑफिशियल ज़राए से पता चला है वो ऑलमोस्ट कोई आप 20 से 25 लाख लोगों ने इस वीज़ा के लिए अप्लाई किया था उस वाइब के बाद। अब 185 कैनेडियन डॉलर फी है और आप अंदाज़ा लगाएं कितना ह्यूज रेवेन्यू जनरेट किया सिर्फ इसी मंथ में। और उसमें 95% प्लस में जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुए। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि कौन कौन जो है वो एलिजिबल है इस वीज़ा के लिए। आपने सबसे पहले तो तय करना है कि आपकी वीज़ा स्ट्रीम क्या है। यानी आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आप फैमिली इनविटेशन पे जा रहे हैं, आप किसी और ऐसी कंपेलिंग रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको जाना ज़रूरी है। अब उन रीजंस में मेडिकल रीजंस हो सकती हैं या कोई और तरह की रीजंस हो सकती हैं, उसकी एलेबरेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन रूटीन में मेन आपका या तो विजिट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, फैमिली इनविटेशन है या फिर आपका वर्क वीज़ा है। अब वर्क वीज़ा पे चूंकि आप वहां पे लिमिया ले लेते हैं और वो तो एक और रूट हो जाता है। लेकिन जब हम सिर्फ प्योरली 185 इसकी कैनेडियन डॉलर जो है फी है इसकी बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारे पास विजिट वीज़ा की यही कुछ ऑप्शंस रह जाती हैं। इसमें अब बिजनेस में ब्रॉडर टर्म है, मीटिंग्स हो सकती हैं, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कोई और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, सेमिनार्स हो सकते हैं। तो इसी तरह से टूरिज्म में अगर आपकी प्रोफाइल बैक पे टूरिस्ट हैं, आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं, आपने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के विजिट किए हैं और कंट्रीज़ वो होने चाहिए जो कनाडा की बराबरी की इमिग्रेशन रखते हों। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ दुबई विजिट किया है, सऊदीया विजिट कर लिया और अब आप अपने आप को टूरिस्ट कह रहे हैं, मलेशिया विजिट कर लिया, थाईलैंड विजिट कर लिया तो आप कहते हैं कि मैं अब टूरिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो टूरिस्ट की जो आपने अपने कंट्री में टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, टूरिज्म है वो की हो, उसका आपके पास रिकॉर्ड हो, उसके फोटोग्राफ्स हों, उसमें आपका पेज बनाओ तो वो आपकी वीलॉगिंग करते हों। यानी इस तरह का एक ट्रेंड होता है। फिर आपने अदर कंट्रीज में विजिट किया हो, जापान गए हों, आप साउथ कोरिया गए हों, आप इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया गए हों, यूके गए हों, आप किसी ऐसे कंट्री में गए हों जो इसके बराबरी का कंट्री है। तो इन चीज़ों में जब टूरिज्म का अप्लाई करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि हमने एक प्रॉपर बैकअप प्रोफाइल देनी है कि उनको लगे कि वाकई ये जेन्युइन टूरिस्ट है। यानी इतनी दूर से इस मुल्क से ये आ रहा है और इसने कभी अपना मुल्क भी विजिट नहीं किया तो हम इसको ये समझे कि ये जेन्युइन टूरिस्ट है तो वीज़ा नहीं लगेगा।
दूसरा बिजनेस विजिट है। बिजनेस में जनरली आपके पास यहाँ पे कोई बिजनेस स्टैंड कर रहा हो, उसका अच्छा इनकम आप जनरेट कर रहे हो, टैक्स रिटर्न्स हैवी हो, तो देन उसका रिस्क लें, वहाँ से इनविटेशन लें अपनी रेलिवेंट फील्ड में। अगर आप यहाँ पे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो जो आपकी मेन स्पेशलाइजेशन है उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ से किसी कंपनी से इनविटेशन लें। आपकी यहाँ पे एजुकेशन है तो वहाँ पे किसी एजुकेशन सेक्टर से लें। आपकी यहाँ पे इंजीनियरिंग की कंपनी है तो वहाँ पे किसी इंजीनियरिंग की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के लिए, कोई बिजनेस एक्सप्लोरेशन के लिए, तो आप इस तरह के विजिट रख सकते हैं। फैमिली विजिट में आपका वहाँ पे ब्लड रिलेशन में अगर हो तो वो सबसे बेहतर है। अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो फिर आपके कजन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, तो वो आपको इनवाइट कर सकते हैं, तो इसको हम फैमिली विजिट। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है वो अगर आपका ब्लड रिलेशन है तो ज़्यादा चांस है, अदरवाइज नहीं इसमें वीज़ा भी लगता। कंपेलिंग रीजंस में मैंने बताया कि आपकी कोई मेडिकल रीज़न है कि आपका वहाँ पे जाना ज़रूरी है, तो वो सूरत में आप उसकी रिपोर्ट्स के साथ जाते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है स्ट्रीम इनसे, अगर वो जेन्युइन रीज़न हो तो वो वीज़ा लग जाता है। अब ये सारे सिनेरियो में आपने दो चीज़ें इस्टेब्लिश करनी है कि आप वहाँ पे ये सारा कोई जो भी पर्पज़ है आपका उसको कंप्लीट करके वापस कैसे आएंगे, कब आएंगे और क्यों आएंगे। आपने डेट प्लान देने हैं, यानी आपने वहाँ पे अपनी होटल बुकिंग करवानी है, आपने रिटर्न फ्लाइट टिकट्स करवाने हैं, और आपने पाकिस्तान में जो आपका सेट एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है वो शो करवाना है, और फैमिली टाइज शो करवानी है कि जी मैं इन रीजंस की वजह से वापस आऊँगा। यानी मेरा बिजनेस है, मैं इसको चला रहा हूँ, या मैं इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है तो मुझे वापस आना पड़ेगा। मेरी फैमिली है, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे अपनी फैमिली के लिए वापस आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करनी है। और बैंक स्टेटमेंट, अब रूटीन में क्या होता है कि हम लोग बैंक स्टेटमेंट में बड़ी हैवी अमाउंट डाल देते हैं, यानी 50 लाख प्लस में अमाउंट पड़ी हुई है जी। बंदा क्या कर रहा है, 50,000 की जॉब कर रहा है, 1 लाख की जॉब कर रहा है, तो ये आप यहाँ भी अगर किसी को बताएंगे तो यहाँ पे आपको अगर ऑनेस्ट ओपिनियन देगा तो ये बताएगा कि भाई 1 लाख रुपया सैलरी आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो 1 लाख से गुजारा ही नहीं होगा आपका, आप यहाँ पे बचा कैसे रहे हैं, और फिर ये 50 लाख कहाँ से आ गया। तो ये ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर होती हैं, हर बंदे को नजर आती हैं। तो एम्बेसडर जो वहाँ पे आपका वीजा ऑफिसर है वो इसको कैसे इग्नोर करेगा। आपकी जो इनकम है वो आप टूरिस्ट वीजा के लिए 10 लाख से 20 लाख तक इनफ होती है सिंगल पर्सन के लिए, लेकिन उसका प्रूफ होना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। अगर आपकी सैलरी में से वो पैसे जमा हुए हैं, यानी 2 लाख सैलरी, 1 लाख खर्चा, 1 लाख हर महीने बच रहा है, तो आपकी पिछले 12 महीने में ये सेविंग है, तो आप इसको लगा सकते हैं। तो फिर तो जस्टिफाइड है कि ये पैसे इस सोर्स से निकले हैं। बिजनेस से है तो बिजनेस लगाएं, बिजनेस का अकाउंट लगाएं, वहां से प्रॉफिट का शेयर निकाल के अपने अकाउंट में डालें, पता लगे कि जी ये शेयर इस बिजनेस से आया है। तो जब आप उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देते और पैसे इतने हैवी लगा देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। पैसे कम हो लेकिन उसको जस्टिफाइड किया हो, वो पता हो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, तो देन आप लगा सकते हैं। एक्सपेंडिचर की बात करें तो मिनिमम आपको भी पता है कि अब जो टिकट है वो 6-7 लाख की टिकट बनती है रिटर्न। आप वहाँ पे होटल में रहेंगे तो आपकी ऑलमोस्ट कोई 4-5 लाख रुपए एक हफ्ते का खर्चा आ जाता है खाना पीना डाल के। तो आपको कम से कम 10 लाख 12 लाख तो वो चाहिए जो वहाँ पे आपको एक्सपेंस हो जाना है। ट्रेवलिंग डालेंगे तो और हो जाएगा। तो आपकी अगर वो उसको कवर करने की ताकत ही नहीं है, इस्तात नहीं है, आपकी इनकम ही नहीं है, तो आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें जब आप किसी भी इस विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ, अगर आप इन सारी चीज़ों को समझते हैं कि मेरे पास ये सारी चीज़ें पूरी हैं, तो देन आप ज़रूर अप्लाई करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनकम वो कंसिडर करते हैं जो आप अपनी टैक्स रिटर्न में दिखाते हैं। टैक्स रिटर्न हमारी रूटीन में प्रैक्टिस ये है कि बड़ा अच्छा बिजनेस भी अगर हमारी कंपनी करे तो हम उसका टैक्स कम से कम पे करते हैं, यानी हम रेवेन्यू कम शो करते हैं, प्रॉफिट कम शो करते हैं कि हमें टैक्स कम पे करना पड़े। अब ऐसा नहीं है, अब आप एनुअल टैक्स फॉर एग्जांपल एक आपको बता देता हूं कि एक कंपनी ने 1 करोड़ का बिजनेस कर लिया, लेकिन उसको टैक्स रिटर्न में 20-10 लाख का दिखा के ऑलमोस्ट उस पर 2 लाख 1.5 लाख टैक्स पे करके फ्री हो जाती है। अब जो कंपनी साल में 1.5 लाख कमा रही है और उस कंपनी का मालिक 10 लाख का यानी 1 मिलियन का एक टूरिज्म पे रखना चाह रहा है वहां पे, तो वो कैसे मानेंगे कि भाई इस कंपनी ने तो 1.5 लाख रुपया कमाया सारा। ठीक है, आपने इस कंपनी ने 10 लाख रुपया कमा लिया फॉर एग्जांपल, तो 10 लाख में से 10 लाख ही उड़ाने चला गया। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो नहीं जस्टिफाइड हो सकती, जो वो समझता है कि ये झूठ है। या तो आप
आप 1 करोड़ इनकम शो करें, उस पर टैक्स पे करें को 50 लाख, फिर पता चले भाई इतनी इनकम है। और फिर रूटीन में हम अपने बैंक्स में से बैलेंस, जब रिटर्न्स की डेट आती है, ईयर क्लोज होता है, तो हम उसको निकलवा देते हैं। तो ये भी चीज़ों को ध्यान में रखें कि अगर वहाँ पे बैंक में बैलेंस ही आपका उस वक्त क्या था और आप शो क्या कर रहे हैं, तो ये सारी इसको टाइज को मिलाएं, सारी चीज़ों को बैलेंस करें। पैसे कम भी हों तो चल जाएगा, लेकिन उसको जस्टिफाई करें, फिर इसका वीज़ा अप्लाई करें। जैसा कि कॉस्ट का मैंने बताया था, $185 कैनेडियन है, आप इसको खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। GCT एक अकाउंट है, वहाँ से कर सकते हैं। IRCC पे भी कर सकते हैं। ज़्यादातर अब IRCC पे कर रहे हैं लोग, क्योंकि ऑनलाइन है हर चीज़, वहाँ पे उसमें कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे अपलोड होने हैं। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड होते हैं उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि उसमें कैसे आपने मर्ज करने हैं, क्योंकि इसमें 2 MB से ज़्यादा फाइल अपलोड ही नहीं कर सकते, 4 से 5 फाइल सिर्फ अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारा डाटा आप डाल ही नहीं सकते। अगर उसको कंप्रेस करेंगे तो रेजोल्यूशन खत्म हो जाएगी, वो पढ़े नहीं जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो कोशिश करें डॉक्यूमेंट कम से कम लगाएं, जो रेलिवेंट है सिर्फ वही लगाएं। बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 4 मंथ की इसके लिए आपने लगानी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 मंथ की लगा सकते हैं, अच्छी हो तो साल की भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। डिसीजन इसका आजकल पाकिस्तान की बात करें तो 60 से 70 दिन में आ रहा है आफ्टर बायोमेट्रिक्स अब इजीली रूटीन में मिल रही है। आपने ईमेल करनी होती है और ईमेल का रिस्पांस आपको हफ्ते 10 दिन में आ जाता है। तो नेक्स्ट 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आप वहाँ पे जाके फिंगर्स करवाते हैं और उसके बाद आपका टाइम काउंट होता है 60 to 70 डेज में आपका ये जो वीज़ा है वो लग जाता है। तो ये एक सिनेरियो ओवरऑल विजिट वीज़ा कनाडा के हवाले से सारी मैंने चीज़ें को कवर करने की कोशिश की है। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछें, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और लास्टली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।